आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे मेंटेनेंस की। दरअसल सुप्रीम कोर्ट खुद कह रही है कि 0% मेंटेनेंस आपके केस में तय हो सकता है, लेकिन आपको इन नियमों का पालन करना होगा। इन नियमों के अंतर्गत आपको न्यायालय में आना होगा। तो ऐसा कोर्ट आदेश कर सकती है कि आपके मामले में 0% यानी कि मिनिमम मेंटेनेंस लगे, या 0% यानी कि बिल्कुल भी मेंटेनेंस आपको ना देना पड़े। 0% यानी कि जो तय होना था वही हुआ है, ना कम ना ज्यादा। यानी 0% के 3 मायने अलग अलग कोर्ट ने यहां पर गिना दिए। पहला क्या बन गिना दिया कि भाई सबसे कम यानी सबसे मिनिमम मेंटेनेंस पत्नी को मिलेगा। दूसरा क्या बता दिया, बिल्कुल नहीं मिलेगा। और तीसरा क्या बताया कि वो आदेश आपके केस में जो ट्रायल कोर्ट ने कर दिया परिवर्तन नहीं किया जाएगा, क्योंकि बिल्कुल सही आदेश हुआ है। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे कि इन नियमों के अंतर्गत अगर आप जाते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपके केस में ऐसा आदेश होगा कि आप इस आदेश से बिल्कुल संतुष्ट होंगे, लेकिन आपको इन नियमों के अंतर्गत जाना पड़ेगा। तो चलिए आज आपको मैं बहुत सारे नियम बताने वाला हूं। जय जिनेन्द्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 के आसपास जजमेंट मिलेंगे, या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नियम नंबर 1 ये कहता है, कोर्ट ये कहती है कि जब भी हम आपको समन भेजते हैं आप तत्काल कोर्ट में आ जाइए। हमने आपको बुलाया है आपकी बात सुनने के लिए, आपके ऊपर अभी मेंटेनेंस लगाने के लिए नहीं बुलाया। आपको हमने बुलाया है कि आइए, पत्नी जो कह रही क्या वो सत्य है या फिर पत्नी झूठ बोल रही है। हमने आपकी बात सुनने के लिए आपको बुलाया है, और हम आपको बुलाते हैं और आप नहीं आते हैं, तो फिर हमारी मजबूरी है कि हम आपके ऊपर आदेश कर देते हैं। तो हमें मजबूर मत करिए आदेश करने के लिए, हम आपको बुला रहे हैं, आइए। तो समन मिलते ही आपको तत्काल कोर्ट पहुंचना है। दूसरी कंडीशन, दूसरा नियम ये कह रही कोर्ट कि आप आ गए हैं तो आप इधर उधर के बहाने मत बनाइए कि साहब वकील साहब नहीं मिले, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मुझे तारीख दे दो। अरे आप आ गए हैं, वकील साहब को लेके आइए, या खुद अपना केस लड़ लीजिए और आवेदन दे दीजिए कि मैं खुद लड़ना चाहता हूं, या वकील साहब से कहिए कि आप अपना वकालतनामा प्रस्तुत कर दें, और जो कंप्लेंट की कॉपी है नहीं मिली आपको तो वो कॉपी ले लें, और अगली तारीख पर अपना जवाब, अपना एफिडेविट, बाकी अन्य सभी चीजें तैयार करके रखें। तीसरा नियम यह कहता है कि कोर्ट ये कह रही है कि कोशिश करिए कि जो आपको मीडिएशन होगा इसके बाद मीडिएशन करा लीजिए, और आपसी सेटलमेंट सहमति के आधार पर इस केस से निकल जाइए, यहीं से आगे मत खींचिए इसको। चौथा नियम कोर्ट ये कह रही कि भाई अब आपका मीडिएशन भी हो गया, सब कुछ हो गया, और नहीं सेटलमेंट हो रहा है, तो आप अपना जवाब दे दीजिए, अपना एफिडेविट दे दीजिए, बैंक स्टेटमेंट दे दीजिए, अपने खर्चे की लिस्ट दीजिए, आप अपने एसेट और लाइबिलिटीज की लिस्ट दीजिए। इसके अलावा पत्नी कमाती है तो उसके सबूत दीजिए। अगर पत्नी एडल्ट्री में तो उसका सबूत दीजिए। पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही तो उसका सबूत दीजिए। अगर पत्नी ने आपके साथ किसी प्रकार की क्रूरल्टी की है तो उसके क्रूरता के आप सबूत दीजिए। आपको ये तत्काल देने हैं, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आपको ये सारी चीजें दे देनी है। पांचवा नियम में यह कहे ये कोर्ट कि अपने परिवार का मेंटेनेंस अलग करिए, यानी बताइए मुझे कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, उनका कितना खर्चा होता है, क्या उनने मेंटेनेंस का केस आपके ऊपर किया है, और किया है तो उनका कितना आदेश हुआ है, उस आदेश की प्रति दीजिए हमको। यानी परिवार का मेंटेनेंस भी तो अलग करिए, ये भी कोर्ट कह रही। छठवां नियम ये कहा कोर्ट ने कि पत्नी की कोई इनकम है तो उसका सबूत आपको ही देना है। पत्नी की कोई भी इनकम है तो उसका प्रूफ आपको लाके देना है। सब कहने से बात नहीं बनेगा, फोटो लगाने से बात नहीं बनेगी, वीडियो लगाने से बात नहीं बनेगी, आपको प्रॉपर सबूत लेके आना है। मैं अक्सर कहता हूं कि जहां पर भी आपकी पत्नी या आपका पति जॉब करता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सरकारी सेक्टर हो, वहां पर आरटीआई लगाइए, और आरटीआई से वहां उनकी प्रोविडेंट फंड और सैलरी की जानकारी मांगिए। कई लोग सैलरी स्लिप मांगते हैं, सैलरी स्लिप मत मांगिए, आप तो इतना मांगिए कि उनका प्रोविडेंट फंड कितना कटता है और सैलरी कितनी देते हैं। इसके अलावा अन्य सवाल ही पूछ सकते हैं, कब से पदस्थ हैं, किस पद पर पदस्थ हैं, और उनकी एजुकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। 5 सवाल आप पूछ लीजिए। अब वो प्राइवेट संस्थान हो चाहे सरकारी संस्थान हो, आपको वहां से आरटीआई से जानकारी मिल जाएगी। अगर नहीं देते हैं तो आप हमें संपर्क करिए, कैसे आरटीआई लगानी है, और हम आपको जजमेंट भी दे देंगे, आप उसके साथ लगा दीजिए। 99% आपको आरटीआई से जानकारी प्राइवेट या गवर्नमेंट कोई भी सेक्टर हो मिल जाएगी। तो आपको अपने पति या पत्नी की इनकम आपको ही दिखानी है, तो आप अपनी पत्नी की इनकम आपको प्रूव करना पड़ेगी, तभी जाके आप मेंटेनेंस से बच सकते हैं, अन्यथा लग सकता है। सातवां नियम यह कहता है कि आपको कोर्ट में साबित करना होगा कि हुजूर मेरी तो कोई गलती नहीं है।
पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही, या फिर आप ये कह सकते हैं हुजूर वो तो कमाने के काबिल है, कमा सकती है, पहले कमा रही थी, यानी आपको ये बताना पड़ेगा कि वो कमाने में सक्षम है, और जब कमाने में सक्षम होती है और जहां आपकी गलती नहीं होती है, कोर्ट वहां पर उस मामले में पत्नी को मेंटेनेंस देने से आमतौर पर इनकार कर देती है, अब पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलता। या फिर 0% यानी कि मिनिमम मेंटेनेंस मिलता है, मिनिमम, सबसे कम। नंबर 9। नंबर 8, अगर पत्नी पढ़ी लिखी है और पूर्णतः स्वस्थ है, तो आप ये कह सकते हैं कि साहब पत्नी पढ़ी लिखी है, पूर्णतः स्वस्थ है, मेरी कोई गलती नहीं है, तो वो खुद अपने लिए आजीविका अर्जित करे, कमाने में सक्षम है। जब मेरी कोई गलती नहीं है तो मैं क्यों भरण पोषण दूं? वो तो वेल क्वालिफाइड है ना, पढ़ी लिखी है ना, स्वस्थ है ना, तो फिर मेंटेनेंस क्यों दूं? एक पढ़ी लिखी पत्नी घर में बेकार बैठकर अगर मेंटेनेंस पति से लेती है, ऐसी परंपरा तो समाज के लिए भी अच्छी नहीं है। कोर्ट भी कई बार कह चुकी है कि भाई बेकार बैठकर आपको भरण पोषण नहीं दिया जा सकता, आप कमा सकती हैं, कमाने के काबिल है, कमाइए। तो ऐसी स्थिति में आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं, या फिर 0% यानी कि मिनिमम मेंटेनेंस पर कोर्ट तय करेगी। नंबर 9, अगर पत्नी एडल्ट्री में या रीमैरिज कर चुकी है, तो अडल्ट्री में हो चाहे रीमैरिज कर चुकी हो, इसका प्रूफ भी आपको ही देना होता है। आप इसका प्रूफ देते हैं तो आप यहां पर भी मेंटेनेंस से बच सकते हैं, बच ही जाएंगे। एडल्ट्री या रीमैरिज का आपने प्रूफ दे दिया तो अब आपको एक पैसा मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा अन्य अनुतोषों से भी बच जाएंगे, जिसमें केस लड़ने का खर्चा, एलुमनी, कंपनसेशन या अन्य चीजें, अन्य अनुतोष, राइट टू रेसिडेंस, इस सबसे बच सकते हैं आप दूसरी शादी करने पर या अडल्ट्री में होने पर। 10वां नियम। 10वां नियम यह कहता है कि पत्नी ने जो आपके साथ अत्याचार किया, उत्पीड़न किया है, उसका प्रूफ आपको ही देना है। 11वां नियम यह कहता है कि अगर आप कोर्ट में यह साबित करने में सफल रहे कि मैंने अपने पति धर्म का पालन किया, पत्नी ने अपने पत्नी धर्म का पालन नहीं किया है, और पत्नी बिना किसी वजह से, बिना किसी कारण के अलग रह रही है, अलग रह रही है, तो कानून ये कहता है कि ऐसी पत्नी भरण पोषण, एलुमनी, इंटरम मेंटेनेंस लेने की हकदार नहीं है, यानी कि पत्नी को एक भी पैसा नहीं मिलेगा ऐसे केस में। 12वां नियम यह कहता है आपसी सहमति से अलग हुए, पत्नी ने खुद कह दिया हमें कुछ नहीं लेना, चलो आज के बाद हम अलग अलग रहेंगे, आपसी सहमति दोनों पर, तब भी कोर्ट ऐसे मामले में पत्नी को मेंटेनेंस देने से इनकार कर सकती है। ये 12 नियम आपको मेंटेनेंस के केस में ध्यान में रखना चाहिए, चाहे आपका सीआरपीसी 125 का मामला हो, चाहे बीएनएसएस 144 का मामला हो, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत मामला हो, चाहे हिंदू मैरिज एक्ट 24 के अंतर्गत मामला हो। पत्नी पैसे की डिमांड करे, मेंटेनेंस की डिमांड करे, अनुतोषों की डिमांड करे, तो आपको ये नियम हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और इनमें से बहुत से नियम ऐसे हैं कि इन नियमों से कुछ नियम ऐसे हैं कि आप इन्हें दहेज उत्पीड़न वाले 498A या 85 बीएनएस वाले मामले में भी प्रयोग कर सकते हैं, डिवोर्स में भी इन नियमों का प्रयोग कर सकते हैं, और अन्य केसेस में भी इन नियमों का प्रयोग आप कर सकते हैं। मैं मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।